गांव के अंदर एक फूस की मड़ाई जिसमें मोहन अपनी पत्नी सुमन के संग में रहता है। मोहन का स्वभाव भोला और मददगार है, इसीलिए लोग अक्सर उसका फायदा उठाते हैं। इसके विपरीत मोहन की पत्नी चतुर बुद्धि की है। मोहन बहुत मेहनती है। एक मड़ाई के अलावा उसके पास एक जमीन का टुकड़ा है जिस पर वो खेती बाड़ी करता है। उसके खेत पर उसके छोटे भाई राजन की नजर गड़ी हुई है, जो कि बहुत ज्यादा लालची स्वभाव वाला है। दिन भर का थका हारा मोहन घर आता है। सुमन, अरे ओ सुमन, मैं घर लौट आया हूँ। बड़े जोर की भूख लगी है। रोटी पका दी है क्या? हाँ, बना दी है। तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना परोसती हूँ। वैसे क्या बनाया है खाने में? तुम खेत से जो तोरई तोड़ कर लाए थे, उसी की तरकारी और गर्मा गर्म रोटी बनाई है। मुझको तो लगा पड़ोस के घर से रोटी की खुशबू आ रही है। चलो, अच्छा किया तुमने जल्दी खाना बना लिया। मैं तो आज पेट भर कर खाऊंगा। तुम खाना परोसो, मैं हाथ मुंह धोकर आया। सुमन जैसे ही खाना परोसती है तभी राजन आ जाता है। उसे देखकर पत्नी बुदबुदाकर बोली, पता नहीं ये राजन आज कौन सा मतलब निकालने आया है। ससुर जी जो कुछ भी छोड़कर गए थे, घर जमीन सब कुछ तो अकेले हड़प गया। पता नहीं आज कौन सा नया दुखड़ा रोने आया है। प्रणाम मोहन भैया, कैसे हो? अरे राजन, मेरे भाई कैसा है? आजा रोटी खा ले और बता, काम धंधा कैसा चल रहा है? बस भैया खाओ। क्या बताऊं भैया, बहुत बुरी हालत है आजकल तो। इस बार बारिश में मछली पालन का धंधा खोला था, मगर सारी पूंजी डूब गई। घर में खाने के भी लाले पड़ गए हैं। मैं और मेरी पत्नी नमक रोटी खाकर रह रहे हैं। भैया, मैं वो कह रहा था, थोड़े समय के लिए अपनी जमीन मुझे दे देते तो मैं उस पर थोड़ी बहुत खेती बाड़ी उगा लेता। अजी, हमारे पास खुद इकलौती वही एक जरा सी जमीन है। अगर वो हम राजन देवर जी को दे देंगे तो खुद किस पर खेती करेंगे और कहाँ से खाएंगे? ये सुमन भाभी भी ना एकदम लाल बुझकर है, टांग अड़ाने से बाज नहीं आती। मगर मैं भी मीठी चूरी हूँ। हाँ, अपना काम निकलवाना आता है मुझको। चिकनी चुपड़ी बातें करके राजन मोहन का खेत ले लेता है। राजन उस जमीन पर कब्जा कर लेता है। लगभग 5-6 महीने गुजर जाते हैं। एक रात पत्नी अपने पति से बोली, अजी देखो, सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। अब हमें भी अपनी खेती बाड़ी करने के लिए जमीन चाहिए होगी। तुम देवर जी को बोल दो कि हमारी जमीन खाली कर दे। पता नहीं, मुझको उनका इरादा ठीक नहीं लग रहा। अरे दे देगा सुमन, भागी थोड़ी जा रही है जमीन। और राजन मेरा सगा भाई है, वो मेरा बुरा नहीं करेगा। अजी, तुम नहीं जानते अपने भाई को। वो एक नंबर का ठगेरू और लालची किस्म का है, और जमीन जायदाद के मामले में कोई किसी का कितना भी सगा हो, धोखेबाजी कर देता है। आखिरकार वही होता है जिसका चतुर पत्नी को डर होता है। राजन खेत देने से साफ इनकार कर देता है। पत्नी मसले को पंचायत में ले जाती है, लेकिन मुखिया को पैसे खिलाकर राजन उसे अपने हक में बुलवाता है, जिसे अब रोजगार पैदा करने के लिए गरीब पति पत्नी के पास कोई सहारा नहीं बच जाता है। घर की माली हालत बहुत कंगाल हो जाती है। अनाज भी खत्म हो जाता है। क्या बात है सुमन, अभी तक चूल्हा बंद पड़ा है? आज खाना नहीं बनाओगी? डबडबाई आंखों से रसोई को निहारते हुए पत्नी ने कहा, अजी घर में बचा ही क्या है बनाने को? मुट्ठी भर चावल भी तो नहीं है कि पका दूं। ये सुनकर मोहन उठ खड़ा होकर जाने लगता है। अजी, कहाँ चल दी अब तुम? जा रहा हूँ, देखता हूँ किसी का खेत बोने का काम मिल जाए तो। घर में कम से कम अनाज भी तो चाहिए ना। ठीक है जी, जाओ, मगर जहाँ भी काम करना पैसे की बात पहले कर देना, वरना ऐसा ना हो कि हर बार की तरह इस बार भी लोग तुम्हें ठग लें। घर की मुश्किलों को देखकर मोहन जगह जगह काम मांगता है, पर उसको निराशा ही मिलती है। आखिर में वो गांव के सबसे कंजूस जमींदार के पास जाता है। सेठ जी, कोई काम मिलेगा? अरे क्या बात है, गधा खुद मेरे पास चलकर मूर्ख बनने आया है। ये तो बड़ा सीधा है, मैं इससे मुफ्त में काम करवाऊंगा। बताइए जमींदार जी, काम देंगे? अरे बिल्कुल, काम की थोड़ी कमी है, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है जमींदार जी? मैं तुम्हें 10 कट्ठे की जमीन दूंगा, तुम्हें उसे जोतना होगा और फसल बोना होगा। अगर तुम दिल लगाकर काम करोगे
तो 1 महीना पूरा होने पर मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। जी मुझे मंजूर है। तो लो, इस पर अंगूठा लगा दो। मोहन ने शर्त मंजूर कर लिया। जमींदार ने उसे बहुत ही बंजर खेत पर फसल लगाने को दे दिया, जिसमें कुछ भी उगाना असंभव था। भोला भाला मोहन कड़ी मेहनत से हल चलाकर खेत जोतकर बीज बोता है, खाद पानी डालता है। लगभग महीने भर के अंदर धीरे धीरे फसल तैयार हो जाता है। मोहन खुश होता है कि उसकी मेहनत रंग लाई है। वो महीने पूरा होने का इंतजार करता है। 1 महीना होने वाला है। ये गधा मोहन तो शर्त जीत रहा है। ऐसे तो मुझको इसे तनख्वाह देना ही पड़ेगा। मुझे अब चतुराई दिखानी होगी। वैसे खेत की फसल भी पक गई है। आज रात को ही मैं पूरी फसल कटवा लूंगा और इस मूर्ख को कह दूंगा कि गधा खेत चर गया, तब मुझको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जमींदार रातों रात फसल कटवा लेता है और इल्जाम मोहन पर डाल देता है कि उसके ध्यान न देने से गधा खेत चर गया। तुम्हारी वजह से मेरी फसल बर्बाद हो गई। मूर्ख कहीं के, कितने महंगे बीज खाद खरीदा था मैंने। तुम्हारे चक्कर में गधा सारी फसल चर गया। अब तुम्हें 3 महीने मेरे यहाँ मुफ्त में काम करना पड़ेगा। हे भगवान, अब क्या करूं? सुमन को क्या कहूंगा घर जाकर? मैं तो ना घर का रहा ना घाट का। मोहन मुंह लटकाकर घर चला आया। उसने सुमन को सच्चाई नहीं बताई। इधर जमींदार उसे हर दिन में कई कट्टा जमीनों पर से कपास की फसल तुड़वाता, तो कभी खेत से आलू निकालकर बोरी में लदवाकर घर तक मंगवाता, जिससे बेचारा काफी ज्यादा थकावट के चलते मोहन घर जाकर बिना खाए पिए ही सो जाता। अब सुमन, जो कि सब देख रही थी, सोच में पड़ जाती है। दाल में कुछ तो काला है। पिछले 2-4 दिनों से रोज रात में घर आकर रोटी भी नहीं खाकर सोते। कहीं जमींदार इनसे ज्यादा मेहनत तो नहीं करवा रहा है। अगले दिन पत्नी मोहन का पीछा करते हुए जमींदार के घर पहुंच गई, जहां उसको सब कुछ मालूम पड़ा। दैया रे दैया, ऐसे तो ये जमींदार मेरे पति का खून चूस जाएगा। ये जमींदार कुछ तो खिचड़ी पका रहा है, वरना जिसकी कई कट्ठे की फसल जल जाए वो इतना खुश नहीं रह सकता। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। पत्नी उसी खेत पर आकर गौर से देखती है जहाँ उसके पति ने मेहनत से फसल उगाई थी। ये जमींदार झूठ बोल रहा है। इस खेत की फसल को गधे ने नहीं चरा, बल्कि फसल काटा गया है। जमीन में लगे डंठल पर दराती के निशान हैं। मतलब जमींदार ने जरूर कहीं न कहीं फसल को छुपा दिया है। मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा। मुझे इसका भेद खोलकर ही रहना होगा। इसी तरह वक्त गुजरता है। एक दिन सुमन जमींदार को एक गोदाम में जाते हुए देखती है। सारी फसल वही थी, जिसे देखकर जमींदार ठाका मारकर हंसते हुए बोला, क्या सही चूना लगाया है मैंने उस गधे मूर्ख मोहन को। जिस खेत से मुझे कभी फायदा नहीं हुआ, उसने मुझको फायदा कराया। मेरी बंजर जमीन पर सोने जैसी फसल उगाई और मैंने रातों रात उस फसल को कटवा कर छिपा दिया और कह दिया कि खेत गधा खा गया। देखो कैसे मुफ्त में मेरे घर में काम हो रहा है। अच्छा, तो इस कपटी जमींदार ने मेरे भोले भाले पति की शराफत का फायदा उठाया है। कोई नहीं, अब मैं इसी की दाव इस पर चलूंगी। इसकी सारी चालाकी मैं निकालती हूँ। पत्नी ने दोगुनी होशियारी दिखाई और रात के अंधेरे में सारी बोरी दोनों पति पत्नी ने अपने घर में रखवा लिया और गोदाम में आग लगा दी। अगली सुबह जब जमींदार ने जला हुआ गोदाम देखा तो उसके सीने पर सांप लौट गया। वो छाती पीटकर हाय हाय करने लगा। हे राम, मेरे गोदाम में किसने आग लगाई? सारी की सारी फसल जलकर खाक हो गई। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। तभी पूरा गांव जमींदार के हल्ले को सुनकर आ जाता है। मोहन और सुमन भी वहां आ जाते हैं। सुमन चतुराई से बोली, जमींदार जी, एक बात पल्ले नहीं पड़ी। आपने तो कहा था आपकी फसल गधा चर गया है। फिर कौन सी फसल यहाँ पर रखी थी जिसकी आप बात कर रहे हैं? अरे मैंने झूठ कहा था ताकि मुझे मोहन को तनख्वाह नहीं देनी पड़े। कितने मेहनत से रात काली करके चोरी चुपके फसल कटवाई थी। कमबख्त सारी मेहनत पर पानी फिर गया। जमींदार अपने आप ही सारी सच्चाई उगल देता है। पूरे गांव वाले जमींदार के ठगेरू रवैये को जान जाते हैं। तभी सरपंच जी गुस्साए अंदाज में कहते हैं, मुझे नहीं पता था जमींदार कि तुम इतने ठगेरू बेईमान आदमी हो। गरीब के हक के पैसे मारते शर्म नहीं आई तुमको? अभी के अभी मोहन को उसकी मेहनत की मजदूरी दो, समझे? केवल 1 महीने की तनख्वाह मत देना जमींदार।
तुमने जो मेरे पति से 3 महीने और ज्यादा काम करवाया है, मुझे उसकी भी तनख्वाह चाहिए। और तुम्हारी फसल नहीं जली है, सही सलामत है, क्योंकि हमें किसी का धन खाने की आदत नहीं, हम अपनी मेहनत का खाते हैं। अंत में जमींदार को 4 महीने की तनख्वाह मोहन को देना पड़ा। दोनों पति पत्नी सारी फसल लाकर रख देते हैं। इधर मोहन का लालची भाई राजन को भी अपनी करनी का पछतावा होता है, जिसे वो अपने भाई का खेत उसे वापस दे देता है। दोनों पति पत्नी खुशी से खेती करके हंसी खुशी रहते हैं। एक छोटे से गांव में महेश अपने परिवार के साथ रहता था, जहां उसका बेटा अनुज और पत्नी माला रहती थी। एक सुबह महेश खेत पर जा रहा होता है कि तभी माला कहती है, अरे आप सुबह सुबह खेत पर जा रहे हैं? आपसे कहा था ना कि हमारे घर की छत टूट गई है, छत को बनवा दीजिए। लेकिन फिर भी आप सुबह सुबह ही खेतों के लिए जा रहे हैं। अगर मौसम बिगड़ गया तो हमें बहुत परेशानी हो जाएगी। हाँ, कहा तो था, लेकिन खेत में नहीं जाऊंगा तो आज का खाना कैसे होगा? तुम्हें तो पता ही है, मैं दूसरों के खेत में काम करता हूँ, वहाँ पर हर रोज जाना पड़ता है। छत का क्या होगा? टूटी हुई छत के नीचे हम कैसे रहेंगे? आप खेतों पर देरी से भी जा सकते हैं। सबसे पहले आपको छत ठीक करवानी चाहिए। अभी तो पैसे भी नहीं है कि मैं किसी को बोल दूं छत ठीक करने को। एक काम करता हूँ, आज मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, शाम को सूखी हुई घास लगा दूंगा, जिससे थोड़ा तो बेहतर होगा। बस यही करो, आप सूखी हुई घास ही लगाओ। ये नहीं कि थोड़े पैसे जमा करके छत ही ठीक करवा ले। मेरे तो करम ही फूट गए जो मेरी आप जैसे गरीब से शादी हो गई। अब गरीब हैं हम लोग, गरीबी में 4 पैसे भी हमारे लिए बहुत होते हैं। महेश अपनी बीवी से मुंह बनाकर खेत में चला जाता है। वहाँ खेत का मालिक पहले से ही महेश का इंतजार कर रहा था। अरे मालिक, आज आप खेत में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ हाँ, सब कुशल मंगल है। ये खेत मेरा ही है और मुझे अपने खेत में आने के लिए तो किसी से पूछना नहीं पड़ता ना। अरे मालिक, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सब कुछ तो आपका ही है, आपको किसी से क्यों पूछना? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, आप बेकार में मेरी बात का बुरा मत मानिए। मैं यहाँ ये कहने आया था कि अब से तुम्हें जो दिन की खेत की दिहाड़ी मिलती थी, उसमें से मैं 100 रुपए कम कर रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हो मालिक? दिन के वैसे भी 300 रुपए मिलते हैं, अगर आप उसमें से भी 100 रुपए कम कर दोगे तो बचेगा ही क्या? थोड़ा तो मेरे बारे में भी सोचिए ना। अरे मेरे पास किसान की कमी नहीं है। अगर तुमसे 200 रुपए में खेती नहीं हो रही है तो साफ साफ बता दो, मैं किसी और किसान को यहाँ रख लूंगा। नहीं नहीं मालिक, आप किसी और को मत रखिए, मैं ही यहाँ खेती कर लूंगा। मैं गरीब हूँ और आपके खेतों में खेती करके ही मेरा गुजारा चलता है। अगर आप किसी और को रख लेंगे तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? मैं आपको कोई गलती का मौका नहीं दूंगा, आप मुझसे मेरा काम मत लीजिए। महेश बेचारा जो परिवार के लिए ही सब कर रहा था, उस पर और भी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। महेश अब परेशान रहने लगा था। अब मैं क्या करूं? पैसे भी नहीं है, अनुज की पढ़ाई का भी खर्चा देखना है, किसानी से भी कुछ नहीं मिल रहा है। अगर घर में सबको बताऊंगा तो सब परेशान हो जाएंगे, अनुज भी मना कर देगा पढ़ने लिखने से। कई दिन निकल रहे थे और अब परिवार के बारे में सोच सोच कर महेश की तबीयत खराब रहने लगी थी। उसे जब देखो अपने परिवार की चिंता सताने लगती कि वो अपने परिवार को कैसे संभालेगा। बाबा को क्या हो रहा है? आजकल बाबा ठीक से किसी से बात भी नहीं करते हैं, सबके साथ खाना भी नहीं खाते। बाबा को जरूर कुछ चिंता सता रही है, मुझे बाबा की चिंता को कम करना ही पड़ेगा। अनुज भी अब अपने पिता के ऊपर नजर रखने लगा था। एक दिन जब वो खेत में अपने पिता को पहले से ज्यादा काम करते देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि
मरता क्या ना करता। जब पैसे कम हो जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा काम करके पहले जितने पैसे तो बनाने ही पड़ेंगे ना। ये तो गलत है ना, आप सबने कुछ बोला नहीं क्या उन्हें? वो आखिर किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसकी इतनी हिम्मत? और इस गांव में सारे खेत मनोहर के ही तो हैं, और अब पेट को पालने के लिए शरीर को मार तो खानी ही पड़ेगी ना। ठीक है हरिया काका, ये सब आपने मुझे बताया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज को सब समझ में आ जाता है और वो चुपचाप घर आ जाता है। मेरा शक सही था, बाबा अक्सर इसलिए ही इतने परेशान रहते हैं क्योंकि मनोहर काका ने पैसे कम कर दिए हैं। लेकिन अब मनोहर काका का बहुत हो गया, खेत से उनका भी घर चलता है और हमारा भी। लेकिन किसानों के साथ उन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है। अब उनको सबक तो जरूर मिलेगा। अनुज काफी चतुर था, इसीलिए अब वो अपनी चतुराई का ही इस्तेमाल करता है और अब सारे किसानों को एक साथ बुलाता है और सब लोगों को प्यार से समझाते हुए कहता है, देखिए, आप सब किसान एक ही समस्या से जूझ रहे हो, इसलिए मरहम भी अब आप सभी एक दूसरे का भी बन सकते हो। ये क्या है अनुज बेटा, तुमने यहाँ हम सबको क्यों बुलाया है? और ये क्या बात कर रहे हो? समस्या, मरहम, हम सब कुछ समझ नहीं पा रहे। बाबा, मुझे पता है मनोहर काका ने दिन की दिहाड़ी के 100 रुपए घटा दिए हैं, लेकिन अब आप सब इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा अक्ल से भी काम लो। वो कैसे अनुज बेटा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, हमारे गांव से बाहर और भी जमीन है, आप सब वहां भी किसानी कर सकते हो। और मेरी मानो तो अब आप सब खेत में जाओ ही मत, क्योंकि मनोहर काका के खेत को भी आपकी उतनी ही जरूरत है जितनी आप सबको खेत की। अनुज की बातों में वजन तो है, ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर हम इसकी बात मानेंगे तो हमारी सारी परेशानियां हल हो जाएगी। और ये वजन आप सबकी बातों में भी होगा जब आप सब मनोहर काका को उनकी भाषा में ही जवाब दोगे। जब मनोहर काका को पता चलेगा कि उनका एक भी किसान काम नहीं कर रहा, सबको दूसरा काम मिल गया है, तो आप सबकी इज्जत करेंगे। मैं तो अनुज की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, हमें यही करना चाहिए। अब सभी लोग अनुज की बात मान जाते हैं और अब कोई भी अगले दिन से खेत में नहीं जाता। ये क्या है, अचानक से सारे किसान कहाँ मर गए हैं? कोई भी खेत में नहीं आया। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में जब पैसा की जरूरत लगेगी तो सब खुद ही भागे आएंगे। देखते ही देखते 1 हफ्ता निकल जाता है और अब भी कोई खेत में नहीं आ रहा था। ये सब कुछ देखकर मनोहर बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सारे किसानों को आखिर हो क्या गया है। अब बस बहुत हो गया, 1 हफ्ता निकल गया है और किसान खेत में आ ही नहीं रहे। वो सब भूल गए क्या कि मेरे खेतों में फसल काटने का समय आ रहा है? मनोहर अब किसानों के घर जाने लगा था। अरे हरिया, 1 हफ्ता हो गया है, अब तक खेत क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है ना, मेरे पास किसान की कमी नहीं है। ओहो, किसान की कमी नहीं है तो एक काम करिए, आप उन किसान को ही बुला लीजिए, क्योंकि मुझे तो दूसरा काम मिल गया है। दूसरा काम? अरे मेरे खेत का क्या होगा? आपके खेत के लिए वो बहुत किसान है ना जिनकी कमी नहीं है आपके पास, उनमें से ही किसी को पकड़ लेना। एक के बाद एक मनोहर हर किसान के घर जाता है और खाली हाथ ही लौटता है। कोई भी किसान आने को तैयार ही नहीं है। ऐसे तो मेरे सारे खेत बंजर हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं? मनोहर उदास बैठा होता है। तभी अनुज वहाँ सब किसानों के साथ आता है। क्या वो मनोहर काका, जब खुद पर बीती तो माथे पर लकीरें आ गई। तुम सब यहाँ? मुझे माफ कर दो किसान भाइयों, और ऐसा मत करो।
अगर आप सब मेरे खेतों में काम नहीं करोगे तो मेरा क्या होगा? और आपने जो इनके साथ पैसे घटा कर किया है उसका क्या? मैं अपनी गलती सुधार लूंगा, सबको उनकी मेहनत का पैसा मिलेगा। गरीब किसान का चतुर बेटा अनुज, जिसने हम किसानों के लिए मनोहर जी को अच्छा सबक सिखाया। मनोहर काका, सबका घर खेत से ही चलता है, इसलिए मदद करने के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, बल्कि गिराने के लिए नहीं। गरीब किसान के चतुर बेटे की वजह से गांव के सभी किसान खुश थे और खुशी खुशी किसानी करते हैं।